दोस्तों, आप लोगों ने सुना ही होगा कि अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने भारत की पहली और सबसे पुरानी एयरलाइन एयर इंडिया को बेच दिया है, जिसे कि भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक टाटा के द्वारा 18,000 करोड़ की बड़ी रकम में खरीदा गया। अब चूंकि एयर इंडिया पिछले 10 सालों में लगभग 70,000 करोड़ रुपए का लॉस उठा चुकी है, ऐसे में बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि टाटा ने एक ऐसी कंपनी को आखिर क्यों खरीदा जो कि पिछले 1 दशक से इतने बड़े घाटे में चल रही है। और दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको एयर इंडिया की कहानी को शुरुआत से समझना होगा। और इस वीडियो में हम आपको एयर इंडिया की उसी अद्भुत स्टोरी के बारे में ही बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एयर इंडिया भारत की पहली एयरलाइन कंपनी है जिसे कि टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन जहांगीर रतन जी दादाभोय टाटा यानी कि JRD टाटा के द्वारा आज से 88 साल पहले सन 1932 में टाटा एयर सर्विसेज के नाम से स्थापित किया गया था। असल में JRD टाटा फ्रांस के अंदर एक ऐसी जगह पर पले बड़े थे जहां के लोगों में विमान उड़ाने और हवाई यात्रा करने जैसी चीजों में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी थी। और यही वजह थी कि JRD टाटा को भी बचपन से ही विमानों में एक अलग सा लगाव हो गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में एयर इंडिया के शुरू होने से पहले यूरोप से आने वाले लोग एयरमेल लेटर्स विमान के जरिए पहले कराची पहुंचते थे और फिर वहां से वे एक ट्रेन के जरिए भारत के अलग अलग शहरों में पहुंचाए जाते थे, जिसमें कि बहुत ही ज्यादा समय लग जाता था। और इसी समस्या को ही दूर करने के लिए JRD टाटा के एक दोस्त नेविल विंसेंट ने उन्हें सुझाव दिया कि क्यों ना वो एक ऐसी सर्विस को शुरू करें जो कि कराची में आने वाले एयर मेल्स को भारत के अलग अलग शहरों में पहुंचाए। अब चूंकि JRD टाटा को पहले से ही विमानों और एयरलाइन बिजनेस में काफी दिलचस्पी थी, इसीलिए उन्हें अपने दोस्त का सुझाव बहुत पसंद आया और इस आइडिया पर गंभीरता से काम करते हुए साल 1932 में उन्होंने टाटा एयर सर्विसेज शुरू कर दी, जो कि उस समय शुरुआत में टाटा एयर मेल के नाम से जानी जाती थी। यह कंपनी हर हफ्ते सोमवार के दिन यूरोप से भारत भेजे जाने वाले एयर मेल्स को कराची से मुंबई और चेन्नई पहुंचाती थी। दोस्तों, JRD टाटा ने इस कंपनी को इतने लगाव के साथ शुरू किया था कि इस कंपनी की पहली फ्लाइट कराची से मुंबई उन्होंने खुद ही उड़ाई थी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कंपनी को शुरू करने से पहले ही सन 1929 में JRD टाटा अपना पायलट लाइसेंस हासिल कर चुके थे और इसी के चलते ही भारत के पहले लाइसेंस्ड पायलट होने का खिताब भी उन्हीं के ही नाम दर्ज है। दोस्तों, JRD टाटा ने अपनी इस कंपनी को इतने प्यार और देखभाल से रन किया था कि पहले ही साल में कंपनी ने 60,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, जो कि उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी। और इसी तरह JRD टाटा की मेहनत से कंपनी साल दर साल तरक्की करती रही और सिर्फ 5 सालों में ही कंपनी का एनुअल प्रॉफिट 6 लाख रुपए पहुंच गया था। और इस कामयाबी को देखते हुए कंपनी ने डोमेस्टिक एयरलाइन सर्विसेज भी शुरू कर दी थी, जिसकी पहली फ्लाइट ने मुंबई से तिरुवनंतपुरम के लिए उड़ान भरी थी। और इस सर्विस के शुरू होते ही कंपनी का नाम टाटा एयर सर्विसेज से बदलकर टाटा एयरलाइंस रख दिया गया था। और फिर इसके बाद से कुछ सालों तक कंपनी इसी तरह से तरक्की करती रही, जिसके बाद से साल 1946 में कंपनी के पब्लिक होने के बाद से एक बार फिर से इसका नाम बदला गया और इस बार इसको एयर इंडिया का नाम दिया गया, जिस नाम से यह कंपनी आज भी पूरी दुनिया में जानी जाती है। अब यूँ तो एयर इंडिया ने एक बहुत छोटे स्तर से शुरुआत की थी, यहाँ तक कि आपको भी जानकर हैरानी होगी कि शुरुआत में इस कंपनी के अंदर 2 पायलट्स, 3 इंजीनियर, 4 कुली और सिर्फ 2 वॉचमैन हुआ करते थे। लेकिन JRD टाटा की मेहनत और कंपनी की शानदार सर्विसेज ने लोगों का दिल और भरोसा दोनों ही जीत लिया और इसी के चलते ये कंपनी बहुत कम समय में ही कामयाबी के शिखर पर पहुंच गई। दोस्तों, इस कंपनी के पब्लिक होने के सिर्फ 2 साल बाद ही यानी कि 1948 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एयर इंडिया के 49% शेयर को एक्वायर कर लिया गया। और इतना ही नहीं, 1953 में सरकार की तरफ से एयर कारपोरेशन एक्ट नाम का एक अधिनियम भी पास किया गया, जिसके तहत भारतीय सरकार के द्वारा एयर इंडिया के मेजॉरिटी स्टेक खरीद लिए गए और इस तरह से एयर इंडिया प्राइवेट से एक सरकारी एयरलाइन कंपनी बन गई। हालांकि ये जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से JRD टाटा काफी नाराज हुए, क्योंकि JRD टाटा ने इस कंपनी को बड़े ही प्यार और लगाव के साथ शुरू किया था, यहाँ तक कि वे इस कंपनी को अपना फेवरेट चाइल्ड भी कहते थे। और भारतीय सरकार ने उनसे बिना कोई बातचीत किए उनकी इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। वे सरकार से इतना नाराज थे कि उन्होंने अपने एक बयान में यह तक कह डाला कि मेरे अपने दोस्त नेहरू ने ही मेरी पेट में छुरा घोंप दिया। अब JRD टाटा की इस नाराजगी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया कि कंपनी के चेयरमैन वही रहेंगे
और इस तरह से एयर इंडिया भले ही सरकारी हो गई, लेकिन फिर भी उसे चलाने का काम जेआरडी टाटा ही करते रहे। हालांकि अब एयर इंडिया की तरक्की करने या प्रॉफिट कमाने से टाटा ग्रुप को कोई फायदा नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी जेआरडी टाटा ने इस कंपनी को चलाने का काम पूरे शिद्दत के साथ किया और उनके अंडर में यह एयरलाइन दुनिया के बेस्ट एयरलाइंस में शुमार की जाने लगी। लेकिन फिर 1 जनवरी 1978 के दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने एयर इंडिया के भविष्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दरअसल हुआ यह कि इस दिन एयर इंडिया का एक प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होकर क्रैश हो गया और इस हादसे में 223 पैसेंजर्स व क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, जिन्होंने इस घटना के होने के तुरंत बाद ही जेआरडी टाटा को बिना बताए चेयरमैन पद से हटा दिया। मोरारजी देसाई के इस फैसले की काफी आलोचनाएं हुई और इसके विरोध में एयर इंडिया के कई बड़े बड़े अधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया। साथ ही कंपनी के पायलट्स और क्रू मेंबर्स के द्वारा इस बात को लेकर प्रोटेस्ट भी किया गया कि जेआरडी टाटा को उनका पद वापस दिया जाए, लेकिन इस विरोध के बावजूद भी उन्हें चेयरमैन का पद वापस नहीं दिया गया। हालांकि इसके बाद से साल 1980 में जब इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनी तो फिर उन्होंने जेआरडी टाटा को एयर इंडिया का बोर्ड मेंबर बना दिया और इस पद पर रहते हुए वे साल 1986 तक एयर इंडिया को सर्व भी करते रहे। लेकिन आगे चलकर उन्हें दोबारा फिर कभी भी इस कंपनी का चेयरमैन नहीं बनाया गया और यही वजह रही कि साल 1990 से एयर इंडिया का पतन होना शुरू हो गया। दरअसल अपनी जिन सर्विसेज के लिए यह कंपनी जानी जाती थी, उन्हीं सर्विसेज में ही इसकी परफॉर्मेंस खराब होती गई। उदाहरण के लिए जेआरडी टाटा के नेतृत्व में इस कंपनी का ऑन टाइम परफॉर्मेंस रेट 99.4% था, जो कि आज के समय में घटकर 71.9% पर आ चुका है। इसके अलावा कंपनी की फ्लाइट के कैंसिल होने की गिनती भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते लोगों का एयर इंडिया से वो भरोसा खत्म हो गया जिसे कि जेआरडी टाटा ने कई सालों की मेहनत से बनाया था। और दोस्तों, इन्हीं सब वजहों से लोगों ने एयर इंडिया को अवॉइड करना शुरू कर दिया, जिससे कि कंपनी लगातार साल दर साल नुकसान में जाती रही। और दोस्तों, कंपनी को लगातार हो रहे लॉस को देखते हुए ही भारत सरकार के द्वारा इसको बेचने का फैसला लिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि एयर इंडिया को बेचने का फैसला एक बार नहीं बल्कि पिछले 20 सालों से अलग अलग सरकारों के द्वारा 3 बार लिया गया, लेकिन हर बार अपोजिशन पार्टी के द्वारा इस फैसले का विरोध किया गया, जिसके चलते इस कंपनी को बिकने में 20 साल का समय लग गया। खैर, अब फाइनली एयर इंडिया बिक चुकी है और अब लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर रतन टाटा ने एक ऐसी कंपनी को क्यों खरीदा जो कि पहले से ही पूरी तरह से नुकसान में डूबी हुई है। अब टाटा की तरफ से तो अभी एयर इंडिया को खरीदने की कोई खास वजह नहीं बताई गई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि टाटा के द्वारा इस कंपनी को खरीदने के पीछे के 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन यह हो सकता है कि टाटा ने एयर इंडिया को अपना एयरलाइन बिजनेस मजबूत करने और बड़े स्तर पर फैलाने के लिए खरीदा है। दरअसल टाटा ग्रुप पहले से ही 2 एयरलाइंस कंपनियां एयर एशिया और एयर विस्तारा का मालिक है। ऐसे में हो सकता है कि टाटा ने एयर इंडिया को अपना एयरलाइन बिजनेस और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए खरीदा हो। साथ ही एयर इंडिया एक ऐसी कंपनी है जिसके पास सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी पार्किंग की काफी सारी जगहें हैं और यह चीज टाटा ग्रुप की एयरलाइन बिजनेस के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। इसके अलावा टाटा के द्वारा एयर इंडिया को खरीदने का फैसला इमोशनल भी हो सकता है। दरअसल जैसा कि हमने आपको इस वीडियो की शुरुआत में भी बताया था कि इस कंपनी से जेआरडी टाटा को इमोशनली काफी ज्यादा लगाव था। ऐसे में हो सकता है कि टाटा ग्रुप के द्वारा यह फैसला इमोशनल फैक्टर के आधार पर लिया गया हो और अगर ऐसा है तो टाटा के लिए यह सौदा काफी नुकसानदेह भी साबित हो सकता है, क्योंकि कुछ साल पहले टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने भी इस तरह इमोशनल होकर जैगुआर लैंड रोवर कंपनी को खरीद लिया था और आज इस कंपनी की वजह से ही टाटा को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अब टाटा के लिए एयर इंडिया को खरीदना फायदेमंद साबित होगा या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप टाटा ग्रुप के इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।